नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर के महात्मा मंदिर में और मैं हूं केतन जोशी। जी हाँ, गुजरात की इस राजधानी गांधीनगर से हम आपके सामने के खास पेशकश लेकर सामने आए हैं। वाइब्रेंट गुजरात की अगर जो आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो पहले दिन पे ग्रैंड ओपनिंग नरेंद्र मोदी ने की। देश के सारे बड़े कॉर्पोरेट, चाहे वो महिंद्राज हो, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो टाटाज हो, पहले दिन पे सब ने मंच पे हुए हैं। कई सारा अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन केतन, आप इतने 2-3 बार से जो वाइब्रेंट गुजरात कवर कर रहे हैं, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल का माहौल देखें तो कैसा रहा, आपको लगता है? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी की हमेशा यही मंशा रही है कि वो कोई भी प्रोग्राम करे तो वो बड़े पैमाने पर करे, उनको ग्लोबल टच दे। और अगर हम 2011 के वाइब्रेंट समिट की तुलना करें तो ये समिट भी काफ़ी अच्छा रहा और ग्लोबल ओपनिंग रहा उनका। देश के जाने माने बिजनेस टाइकून यहाँ पर मौजूद रहे और जितनी हमें अपेक्षा थी उसी के मुताबिक ये पूरा का पूरा समिट का प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, ओपनिंग तो ब्रेक काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अगले आधे घंटे में आपके सामने पेश करेंगे वाइब्रेंट गुजरात की एक अलग अलग कहानियाँ लेकर। जी बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात का जो पहला दिन था उसमें काफ़ी शानदार शुरुआत हुई है और पहले ही दिन में करीब हमने 24,000 करोड़ रुपए के निवेश कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से आते हुए देखे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में टाटा, अंबानी समेत देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा। मोदी ने पूरी गर्मजोशी के साथ उद्योगपतियों का स्वागत किया, किसी से हाथ मिलाया तो किसी को गले लगाया। इन्वेस्टमेंट समिट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की झलक साफ दिखी। मित्रों, एक जमाना था जब गुजरात के लोगों ने पूरे विश्व को अपना घर बनाया था, लेकिन हम अब ऐसा गुजरात बनाएंगे जो पूरा विश्व गुजरात को अपना घर बनाए। रतन टाटा उद्योगपतियों ने मोदी के नेतृत्व और गुजरात की जमकर तारीफ भी की। गुजरात stands out different and perhaps better than anywhere else in the country in meeting all these goals, and the credit for this goes to Mr. Modi for his vision. Shri Narendra Bhai, we have a leader with a grand vision and the determination to translate his vision into reality. My warm congratulations to the Honorable Chief Minister and his entire team. Narendra Bhai literally is a lord of men, a leader among leaders, and a king among kings. Gujarat has been the birthplace of India's greatest leaders. Mr. Adi Godrej, गुजरात के बाहर के उद्योगपतियों ने भी राज्य के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। Government of Gujarat under the visionary leadership of Narendra Bhai have imbibed these very intrinsic qualities of the Gujarati community. They too form an immediate connection with the investor. They too form an enduring bond. I am not even talking of doing business in Gujarat, where my own group's experience has been excellent. What strikes me today is the leadership displayed in energy, agriculture, skills, technology and innovation. राज्य में निवेश लाने के मकसद से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन 2003 से हो रहा है। 13 जनवरी तक चलने वाले इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए राज्य को लाखों करोड़ रुपए के निवेश समझौते होने की उम्मीद है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर, गुजरात। देखिए, आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन है और नरेंद्र मोदी ने आज फोकस किया है एसएमई सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एसएमई कोई भी राज्य के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है और आज कई सारे उन्होंने अनाउंसमेंट किए जिससे कि गुजरात के एसएमई को काफ़ी बल मिले। गुजरात वाइब्रेंट समिट के पहले दिन जहां देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा दिखा,
वही समिट का दूसरा दिन छोटे और मझोले उद्योगों के नाम रहा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसएमई सेक्टर की तारीफों के पुल बांधे। जितना बड़े उद्योगों का महात्मा है, उससे भी ज्यादा छोटे उद्योगों का महात्मा है। किसी का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। उनको तो मारुति दिखती है या फोर्ड दिखती है और नैनो दिखती है, लेकिन ये फोर्ड हो, मारुति हो, नैनो हो, जब तक ये लोग काम नहीं करते तब तक बन नहीं पाती है। दरअसल मोदी सरकार पर एसएमई सेक्टर की अनदेखी का आरोप लगता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि गुजरात के विकास में एसएमई सेक्टर की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। गुजरात में 4 लाख से ज्यादा लघु उद्योग हैं। इनसे 33 लाख लोगों को सीधे और करीब 50 लाख लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिल रहा है। राज्य की वैट से होने वाली कुल आय में एसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी 50% तक है। छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने वाले संस्थान गुजरात लघु उद्योग निगम और गुजरात राज्य फाइनेंस निगम पिछले 10 सालों से बंद है। एसएमई सेक्टर की अनदेखी के लिए आलोचनाओं के शिकार रहे मोदी ने सेक्टर की सहायता के लिए अलग यूनिट खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार के अंदर जो इंडेक्स बी वगैरह जो प्रकार के हमारे डिपार्टमेंट है, अब के बाद हम डेडिकेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक पूरा यूनिट सरकार के उद्योग विभाग में खोलने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एसएमई सेक्टर किसी भी राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाता है और मुख्यमंत्री मोदी ने बड़े उद्योगों के बीच छोटे उद्योगों के महत्व को स्वीकार कर लिया है। गुजरात सरकार पर हमेशा ये आरोप रहता है कि वो लघु उद्योगों की हमेशा अनदेखी करती है, लेकिन इस बार इस वाइब्रेंट समिट में नरेंद्र मोदी ने एसएमई के ऊपर बड़ा फोकस किया है और कई सारी घोषणाएं भी की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस घोषणा के ऊपर कितना काम होता है। कैमरामैन किशोर से सोलंकी के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। ये मौजूदा जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो 6वां एडिशन है। पिछली बार जो 5 एडिशन हुए उसमें वादे काफी सारे किए गए हैं। हर बार नरेंद्र मोदी ने जो आंकड़ा दिया है वो अपने आप को सुपर एक्सीड किया है दूसरे समिट ने। इस बार भी केतन 24,000 करोड़ का जो आया आंकड़ा है पहले दिन का, लेकिन आपने जो पिछले कवर किए हैं उसमें से कितना एक्चुअली ऑन द ग्राउंड वर्क हुआ है? देखिए रितेश, अगर हम निवेश की बात करें तो भले ही ये पूरा का पूरा वाइब्रेंट समिट 2003 से लेकर 2013 तक जो ये चल रहा है एकदम से ग्रांड रहा, लेकिन अगर सही मायनों पर निवेश की बात करें, जितने यहाँ पर एमओयू होते हैं उतने ज़मीन पर नहीं उतरते। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2003 में जब समिट हुए थे तो 35%, फिर 25%, फिर 18% और 2011 में जब समिट हुआ था उनका जो 20 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, लेकिन उनका जो ज़मीनी निवेश आया वो 1.43% हुआ। तो काफ़ी मतलब आंकड़ों में भले ही बड़े बड़े हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात जो एडिशन है उसका मकसद तो है गुजरात में निवेश को बढ़ावा देना, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही कहती है। देश विदेश के उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने का यह नजारा है गुजरात के 5वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। समिट खत्म होने के बाद राज्य में कितने एमओयू साइन हुए और कितने का निवेश का वादा किया गया, ये सुनते हैं खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी। लेकिन इसमें से कितना निवेश वास्तव में आया, आइए अब आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में हुआ। इसमें 66,000 करोड़ रुपए के 76 एमओयू साइन हुए, जिनसे 57.13% का निवेश हुआ। 2005 में 89,000 करोड़ रुपए के 226 एमओयू साइन हुए, जिससे गुजरात में 35.75% का निवेश हुआ। साल 2009 में 12 लाख करोड़ के 3,446 एमओयू साइन हुए और इससे सिर्फ 8.44% का निवेश आया। वहीं साल 2011 में 20,83,000 करोड़ के 7,936 एमओयू से केवल 1.89% ही निवेश मिल सका। इसीलिए कांग्रेस इसे हमेशा सिर्फ आंकड़ों का खेल कहती है। लेकिन करीब करीब 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा बात की है। लेकिन रिजर्व बैंक का जो फिगर बताता है उसमें इन्वेस्टमेंट में हमें 4थे नंबर पे हैं और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो
1.5 लाख करोड़ के करीब होता रहा है और ये पुराने साल से चलता आ रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात छठे पायदान पर है, लेकिन वार्षिक विकास दर के मामले में महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से पीछे है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि गुजरात तेजी से उभरता हुआ राज्य है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में जिस तरह के सपने दिखाए हैं वो हकीकत के धरातल पर खरे नहीं उतरते। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इस बार सरकार आंकड़ों की मायाजाल में फंसना नहीं चाहती, क्योंकि अब तक की जितनी समिट हुई है उसमें आंकड़े और वास्तविकता के बीच काफी बड़ा अंतर रहा है। कैमरामैन किशोर सिंह सोलंकी के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, अहमदाबाद। तो देखा आपने कि जितने भी एमओयू हुए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस खास पेशकश में हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में वाइब्रेंट गुजरात 2013 में। केतन, हमने देखा कि जो 2013 का समिट है, कल जो पहला दिन था, एक पावर शो किया है मोदी ने इलेक्शन जीतने के बाद में। कल देश के जो कॉर्पोरेट इंडिया का हुज हू जो था वो वहां पर मौजूद था, चाहे वो रुइया एसआर ग्रुप की बात कर लीजिए, महिंद्रा ग्रुप की बात कर लीजिए, रतन टाटा खुद थे, अंबानी दोनों भाई थे, दोनों भाई जो अंबानी के थे। कल हमने देखा इनफैक्ट काफ़ी एक छोटी सी वाकया जो हमने देखी थी कि अनिल अंबानी ने जो अपनी स्पीच शुरू की थी तो उन्होंने बाकी सबको तो ग्रीट किया ही था, लेकिन मुकेश अंबानी को उन्होंने एक अलग से ग्रीट किया था, माई एल्डर रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी ने भी कई सारे वादे हमने देखा कि किए हैं, सीमेंट प्लांट उनमें से एक था, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। उसमें क्या स्टेटस है अभी फिलहाल? देखिए, अगर हम एडीएजी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने कच्छ के अंदर 15,000 करोड़ का सीमेंट प्लांट लगाने का एक एमओयू साइन किया था 2011 में, लेकिन हम जानते हैं कि उस ग्रुप की आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं है ताकि वो जल्दी से शुरू कर पाए। लेकिन जो हमारे सूत्र ने बताया कि कच्छ के अंदर उनकी एक पब्लिक हियरिंग हो चुकी है, तो शायद हम 1 आध साल के अंदर वहाँ कुछ ग्राउंड पर काम होता हुआ दिख पाएंगे। हमने देखा था कि और भी कॉर्पोरेट इंडिया के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इनफैक्ट इस बार इंटरनेशनल जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो पिछले बार की जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसमें भी क्या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन यही था? और क्या ये मानना चाहिए कि इंटरनेशनल का जो लोकप्रियता है गुजरात की और नरेंद्र मोदी की, अब वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है? बिकॉज पहले सिर्फ लोग गुजरात में जानते थे, अब इंटरनेशनल जिस तरह का पार्टिसिपेशन आज हमने देखा है, तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए रितेश, अगर हम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टेप को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उनको न केवल राष्ट्रीय राजनीति में आना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अभी मौजूदा देश के जितने भी नेता हैं उनसे आगे जाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन और यूएस ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया 2001 के गुजरात दंगों के बाद। तो आज वो स्टेटस को भी उनको अपडेट करना है और काफ़ी कुछ अपने आप में उनको सुधार लाना है। इसलिए जापान और कनाडा जैसे देश है वो इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर बने हैं और काफ़ी कुछ कई सारे देश के करीब 110 देश के डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है। वो आपने भी देखा, तो दिन प्रतिदिन ग्लोबली इमेज भी वो अपनी बिल्टअप करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल इमेज जो थी नरेंद्र मोदी की वो शायद री इलेक्शन के बाद में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और हमने देखा था कि कल जब कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से स्पीचेस आ रही थी तो सब ने 1 to 1 एक बाय एक जो है कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है वो सिर्फ तारीफें ही निकल रही थी। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ने भी जब अपनी स्पीच शुरू की है तो उन्होंने साफ किया कि जो रिलायंस की जड़ें हैं वो भी गुजरात में ही है। कंपनी ने यहाँ पे सबसे बड़ा निवेश का ऐलान किया है, कल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ऐलान किया है, सबसे बड़ा निवेश था। उन्होंने ये भी कहा कि जड़ें जरूर रिलायंस की गुजरात में है और आगे भी यहाँ पे निवेश जो है करता रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी मेहमान से ज्यादा मेजबान की भूमिका में दिखे। उन्होंने गुजरात के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के सालों पुराने रिश्ते की मिसाल दी और राज्य में आगे भी निवेश का भरोसा दिलाया। वाइब्रेंट गुजरात इज नॉट just an event to celebrate the spirit of business. It is declaration of Gujarat's determination to move ahead. It is an affirmation that India is marching forward with a clear vision to emerge as a global power. And Gujarat can make an important contribution in making this possible. RIL ने अगले 3 साल में गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक कंपनी जामनगर,
हजीरा और दाहेज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार करेगी। अगले 2 साल में दाहेज प्लांट में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। इसके लिए कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता कर लिया है। RIL दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में भी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। Pandit Deen Dayal Petroleum University will be developed as a global university with focus on research and internationalization over the next 5 years. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद छोटे अंबानी का गुजरात प्रेम भी छलक पड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की। Narendra Bhai has the Arjuna-like clarity of vision and purpose. It is this overall combination of Narendra Bhai that has acted as a huge magnet for investors and entrepreneurs from India and across the world in the past decade. अनिल अंबानी ने निवेश का कोई लंबा चौड़ा वादा तो नहीं किया, लेकिन 2011 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में उनकी कंपनी 5 से 7 साल में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता कर चुकी है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। बिल्कुल वाइब्रेंट गुजरात के इस इंडस्ट्री इस समिट में हमने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। ऑटो इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शिरकत की है। हमने देखा कि काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। केतन, जिस तरह से ऑटो कंपनीज गुजरात आ रही है, अलग अलग हरियाणा को छोड़ के, महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र में जिस तरह से वैट का जो इशू चल रहा है, वो सारी कंपनीज जो हैं गुजरात लौट रही है, गुजरात वापस आ रही है, क्योंकि जिस तरह की जो सर्विसेज हैं, जिस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं गुजरात की, वो काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है सारी कंपनीज के लिए। तो क्या ऐसे में गुजरात को एक ऑटो हब मानना सही होगा? बिल्कुल रितेश, अब एक औपचारिकता ही रह गई है गुजरात को ऑटो हब मानने से, क्योंकि हम बात करें तो 90 के दशक में एक ही कंपनी थी, जनरल मोटर, जो कि बड़ौदा के आसपास हालोल में उन्होंने अपना प्लांट लगाया है। उसके बाद काफ़ी लंबा अरसा बीत गया, लेकिन कोई ऑटो कंपनी गुजरात में नहीं थी। लेकिन उसके बाद रतन टाटा ने सिंगूर में जो विवाद हुआ, उसके चलते वो यहाँ पर साणंद में आए, जहाँ पर उन्होंने अपना एक टाटा मोटर्स का नैनो का एक प्लांट लगाया। उसके बाद तो फिर क्या कहना, फिर पिजोट आई, फिर फोर्ड आई, उसके बाद आखिर में मारुति आई, और कल तो यहाँ पर मुंजाल फैमिली ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम हीरो होंडा का प्लांट भी गुजरात में ला सकते हैं, सावली पर। और रितेश, मैं ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर पोर्ट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि अगर एक मारुति का जो कॉस्ट होता है, अगर आप उनको दूसरे प्रांत में या तो दूसरे देशों में भेजना है तो काफ़ी दिक्कत है। अगर हरियाणा से वो यहाँ से लाते हैं, लेकिन गुजरात में कंडला है, मुंद्रा है, वहाँ से वो भेज सकते हैं। तो गुजरात एक ऑटो हब है, ये कहने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केतन, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, बिकॉज आप गुजरात में बेस करते हैं, तो जिस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, क्लियरेंसेज, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज मानी जाती हैं, तो कितना फ़ायदा होता है कॉर्पोरेट्स को इससे? बिकॉज क्या फास्टर क्लियरेंसेज एक्चुअली मिलती है कॉर्पोरेट इंडिया को? देखिए रितेश, अगर एक स्टडी को हम यहाँ पर प्रस्तुत करें तो किसी एक बड़ी इंडस्ट्री को यूटिलाइज करने के लिए, उनको शुरू करने के लिए 60 जितनी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर वो 60 जगह पर जाए तो कितना समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर तय किया कि हम क्यों ना सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ही स्थापित करें। तो कई सारी हद तक वो सफल भी रहे हैं, और गुजरात में आगे जाकर भी एक अच्छी तरह से वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात में हमने देखा कि ऑटो कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा जो है अनाउंसमेंट की है। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी इस मौके को ताक रही है, और उन्होंने भी कुछ एक अनाउंसमेंट किया है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी भी अब यहाँ पर आएंगी। गुजरात ऑटो इंडस्ट्री के चहेते डेस्टिनेशन के बतौर अपनी पहचान बना रहा है। देश और दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियां गुजरात को अपना ठिकाना बना रही हैं। इसका सबूत है वाइब्रेंट समिट में ऑटो सेक्टर के दिग्गजों की मौजूदगी। गुजरात में टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी देश की बड़ी ऑटो कंपनियां पहुंच चुकी है। इनके अलावा जनरल मोटर्स और फोर्ड भी गुजरात में निवेश कर रही हैं। हरियाणा से परेशान मारुति ने भी राज्य में नए प्लांट पर कामकाज शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि 2015-16 तक गुजरात प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। This second home for us would be very, very productive and would meet all the aspirations of Suzuki Japan as well as Maruti Suzuki in India. We look forward, sir, to working with you. We are most excited at coming to Gujarat, and I think the future is very bright the way things are going in this state. ऑटो कंपनियों के साथ ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी गुजरात पहुंचने की योजना बना रही है। We have a large investment coming up in Mundra,
where we will manufacture power plant equipment. We will now also look at Sanand because we are principally हम automotive components बनाते हैं, तो हमारे सब कस्टमर्स अगर यहाँ है तो हमको भी यहाँ आना पड़ेगा। टाटा मोटर्स के गुजरात पहुंचने के बाद राज्य में ऑटो कंपनियों की लाइन लग गई है। माना जा रहा है कि चीन की ऑटो ग्रेड वॉल मोटर कंपनी भी राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोच रही है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। देखिए, वाइब्रेंट समिट का पहला दिन था कल और कई सारे बड़े बिजनेस टाइकून भी आए थे और उसमें से एक थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के मिस्टर आनंद महिंद्रा। उनके क्या गुजरात को लेकर प्लान है और हमने इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव बात की, आइए वो देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के श्री महिंद्रा साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बात करते हैं। सर, आपने लंच कर लिया है तो आप बताइए कि गुजरात के अंदर आप कब निवेश करेंगे और ग्लोबली और नेशनल लेवल पर क्या प्लान्स है? हमने तो निवेश किया है गुजरात में। एक सावली इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमने एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है। फिर महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर्स भी हैं यहाँ, और हम क्लब महिंद्रा जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ परमिशंस मिल जाए तो यहाँ भी हम काफ़ी निवेश करेंगे। और आखिर में काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग देख रहे हैं, अगर धुलेरा में हमारे जो सिटीज़ बन सकते हैं, आप जानते होंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस, महिंद्रा वर्ल्ड सिटीज़, तो हम उस डायलॉग में चर्चा कर रहे हैं कि अगर धुलेरा में भी एज पार्ट ऑफ DMIC अगर कुछ बन जाए तो हमारा सबसे बड़ा निवेश वहीं होगा। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात की इस खास पेशकश में वक्त चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद में आप बताएंगे कि किस तरह से इंफ्रा और बैंकिंग सेक्टर में निवेश जो है वो आ रहा है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रितेश, कल आप भी हमारे साथ मौजूद थे पूरा दिन, तो काफ़ी सारी कंपनियों ने यहाँ पर फोकस किया है, खासकर इंफ्रा कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो आपको ओवरऑल किस तरह से कल का माहौल लगा? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके अगर देखा जाए तो केतन, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ है गुजरात के, इनफैक्ट अगर मैं खाली बात करूँ अहमदाबाद और गांधीनगर की, मैं पहले भी कई बार गुजरात आया हूँ अहमदाबाद और गांधीनगर में, लेकिन जो चेंज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पोर्ट्स की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है गुजरात में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा, जैसे कि अपने यहाँ ऑटो सेक्टर को भी होता है, बाकी सेक्टर्स को भी होता है। पावर को लेकर गुजरात में नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते रहे। उन्होंने कहा कि पावर हर घर घर में उन्होंने पहुँचाया है और पावर सरप्लस स्टेट बताया जाता है। इनफैक्ट जो बड़े स्टेट हैं, स्टेट कैपिटल जैसे महाराष्ट्र भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी पावर सरप्लस नहीं है, दिल्ली NCR में भी पावर सरप्लस नहीं है, लेकिन गुजरात में पावर सरप्लस है, तो ये इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमने देखा कि रिलायंस की तरफ से रिफाइनरीज में है, SR की तरफ से स्टील में, ऐसे कई कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो नंबर्स आए हैं उसमें से कितना फ़ायदा हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर में जो निवेश आया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए हम खास रिपोर्ट देखते हैं कि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनी आई है वो गुजरात में आगे जाकर क्या करने वाली है। गुजरात के निवेशकों का चहेता बनने की बड़ी वजह यहाँ का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाली कंपनियां राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। इस साल भी कंपनियों ने विस्तार योजनाओं पर करोड़ों रुपए के खर्च का वादा किया। We promise to continue to invest not just in Mundra but also in other ports in Gujarat. Hazira and Dahej are now fully functional and work at Tuna Tekra is in full swing. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद उद्योगपतियों ने माना कि गुजरात देश का ऐसा राज्य रहा है जो मंदी से बेअसर रहा है। SR पावर ने कहा कि कंपनी रिफाइनरी, स्टील, पावर और पोर्ट में करीब 2000 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। पोर्ट सेक्टर में करीब 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के मुताबिक इन विस्तार योजनाओं से राज्य में करीब 15,000 नई नौकरियां बनेंगी। I'm pleased to announce that SR will invest a further 14,000 crore in the port sector and water supply projects. We propose to invest 10,000 crores to develop ports in Hazira and Salaya in Jamnagar that can handle dry bulk, liquid and container cargoes.
जुबिलेंट लाइफ साइंसेज भी राज्य में 2 साल में 1500 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। कंपनी को लगता है कि इन विस्तार योजनाओं से 1000 रोजगार के मौके बनेंगे। Jubilant Bhartiya Group has over 1750 people working across all our group companies in Gujarat. The group will add another 1000 people, new jobs in the next few years. I see a very different dynamism, I see a different energy, and I see a different vibrancy, and I see a unique decisiveness in when I deal with civil servants in Gujarat. And that is why Gujarat has taken the leadership in Delhi-Mumbai corridor. गुजरात में बंदरगाह के होने के साथ रोड और रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी है। बिजली के मामले में गुजरात देश के अव्वल राज्यों में से है। उम्मीद की जा रही है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए राज्य में आने वाला निवेश इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में और अहम भूमिका निभाएगा। प्रीतेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर, गुजरात। रितेश, आप खास मुंबई से यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात समिट को कवर करने के लिए आए हैं, तो हमें ये बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? किधर अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। हमने देखा कि कल जब स्टेज पे हम लोग देख रहे थे, हम जब ऑडियंस में बैठे थे, तो एक पावर शो था नरेंद्र मोदी की तरफ से, और खास करके जो नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो शायद पूरी कहानी बयान करती है कि कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं वो 2014 के इलेक्शन के लिए। अगर कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से भी हम देखें तो सारे के सारे दिग्गज मौजूद थे। इनफैक्ट क्लोजिंग सेरेमनी में भी हमने देखा कि सारे मिस्त्री वजह से लोग मौजूद हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है कि जो ज़मीनी हकीकत है उसमें से कितना तब्दील होता है वो शायद अगले वाइब्रेंट गुजरात में ही हमको पता चल पाएगा। चलिए, तो हम अब जाते हैं क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी भी है और 5 बजे यहाँ पर साइरस मिस्त्री साहब भी आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी आज क्या कहेंगे ये भी हम सुनेंगे। लेकिन खास इस पेशकश में अभी बस इतना ही। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।